हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि हम सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 के फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म फिलिंग चल रही है। 8 तारीख जिसकी लास्ट डेट है। अगर मैं बात करूं कि फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम आ जाएगा, जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, तब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार आइडिया है। एग्जाम का अगर फॉर्म फिल कर दिया है या करने की सोच रहे हो तो पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कीजिए। जितना लेट करते जाओगे उतना ही पीछे होते जाओगे। रीजन इसके पीछे ये है कि सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि हम सभी को पता है, एएलपी हो या फिर आरआरबी टेक्नीशियन हो, दोनों में ही एक मेजर सब्जेक्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और उसमें अगर मैं बात करूं सिलेबस में, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका आता है, जिसके क्वेश्चन आपको एएलपी में भी भर भर के मिलेंगे और आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हम सभी लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हम की है, चाहे आपने आईटीआई पढ़ा हो, आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर आपने बीटेक किया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट हमारा रहा है हर साल। लेकिन अब क्योंकि बहुत समय हो गया है उस पढ़ाई को किए हुए, तो हम लोग ज्यादातर चीजें भूल चुके हैं और उतना थ्योरेटिकली पढ़ा भी नहीं है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास डेडिकेटेड होने वाली है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर होने वाली है और इंजीनियरिंग ड्राइंग की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे नए नए टूल्स के बारे में सीखेंगे, थ्योरेटिकल चीजों को समझेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे उस पर्टिकुलर टूल के बारे में पूछे जाएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इसी क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस टॉपिक से बनते हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सो दैट हमारी जो क्लास है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और जो हम फ्री क्लास चला रहे हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, उसका फायदा बहुत ज्यादा बच्चे यानी ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उठा पाए। क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में समझाऊंगा। क्लास इज नॉट ओनली इन इंग्लिश, इंग्लिश में सिर्फ नहीं होगी, सिर्फ हिंदी में भी नहीं होगी, इट विल बी बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्लास रहने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए मेरे साथ और चलिए क्लास को करेंगे शुरू। मेरा नाम है प्राकुल और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पर आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले अगेन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचा पाए, बढ़ा पाए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है। एएलपी की अगर बात की जाए तो सीबीटी 2 में आने वाला है, सीबीटी 2 का पार्ट ए जो रहेगा। और अगर टेक्नीशियन की बात की जाए तो साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पेपर है वहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग आपसे पूछी जाएगी। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एएलपी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऐसा दोस्त आपका जो एएलपी की तैयारी कर रहा है उससे कहिएगा कि वो क्लास को देखे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली उपयुक्त उपकरण और सामग्री के बारे में, यानी कि रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाले जो हमारे उपकरण और सामग्री हैं उनकी अगर आप देखोगे तो पूरी लिस्ट है हमारे सामने, कहां से ड्राइंग बोर्ड से लेकर ब्लूप्रिंट तक पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। ज्यादा से ज्यादा आपके जो उपकरण है उनको समझाने की कोशिश करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उपकरण है वो जरूर समझाऊंगा आपको और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपका एक ही छोटा सा काम है। वो काम क्या है आपका, मैं गाइस बता चुका हूं ऑलरेडी। आपने क्लास को सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। अगर इंजीनियरिंग टूल्स के बारे में हम बात करें तो सबसे मेन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे मेन उपकरण, मुख्य उपकरण है, दैट इज ड्राइंग बोर्ड। क्योंकि ड्राइंग बोर्ड पर ही सारी ड्राइंग हम बनाते हैं, पेपर लगाकर, है ना, टी स्क्वायर लगाकर जो ड्राइंग बनाई जाती है वो ड्राइंग बोर्ड पर। और बोर्ड को रखना, कितने एंगल पर उसे फिक्स करना है, टी स्क्वायर को कैसे फिक्स करना है, सेट स्क्वायर कैसे लगाना है, चांदा कैसे लगाना है, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, तभी हम एक सही ड्राइंग बना पाएंगे। देखो, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। एग्जाम क्लियर करने के बाद जब जॉब करने जाओगे तो भी तो ये सारी चीजें टकराएंगे ना, तो भी तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि चलो सर हम तो तुक्का मार के एग्जाम क्लियर कर देंगे,
लेकिन उसके बाद जब असली जिंदगी से आपका सामना होगा तब क्या करेंगे, तो उसका ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है। ये ड्राइंग बोर्ड का पीछे का हिस्सा है। आप देखें यहां पर ये बैटन्स लगे हुए हैं जहां पर हम अपने टी स्क्वायर को कसते हैं, स्क्रू के लिए स्पेस है ना, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, बॉटम। अब देखो ये वाला, ये जो हिस्सा है ना ड्राइंग बोर्ड का, ये पीछे का हिस्सा दिखाया है। फ्रंट वाला हिस्सा बिल्कुल प्लेन है। फ्रंट वाले हिस्से में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंट का हिस्सा बिल्कुल ऐसा दिखता है, तो उसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। लेकिन पीछे वाले हिस्से में काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए, दैट्स वाई। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ड्राइंग बोर्ड की, जो लकड़ी होती है, ड्राइंग बोर्ड की जो लकड़ी होती है, या ड्राइंग बोर्ड बना हुआ लकड़ी का है, सिंपल सी बात है। कौन सी लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है? तो अगर मैं आपको इस बारे में बात करूं तो ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी होती है मोनोसाइट। कौन सी लकड़ी का बना हुआ होता है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सी लकड़ी से बनाते हैं भैया ड्राइंग बोर्ड? हम मोनोसाइट से बनाते हैं। कई जगह आपको मोनोसाइट की जगह मैसोनाइट भी मिलेगा। तो मोनोसाइट मिल जाए, मैसोनाइट मिल जाए, दोनों ही आपके सही उत्तर होंगे। जो लकड़ी बनाई, किस लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है सर? मोनोसाइट या मैसोनाइट का। मैसोनाइट बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, तो मैसोनाइट का ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है। चलिए ठीक है, ओके। तो यहां तक बात हो गई सर कि जो ड्राइंग बोर्ड है वो किसका बनाया जाता है सर? मैसोनाइट का बताया जाता है। अब मैसोनाइट की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया मैसोनाइट, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं? मुलायम लकड़ी है ये। मुलायम लकड़ी क्यों चाहिए? जब आप टी स्क्वायर के स्क्रू कसोगे और अगर वो लकड़ी हार्ड होगी तो वो कस ही नहीं पाएंगे। दैट्स वाई हमें मुलायम लकड़ी की जरूरत है, ताकि उसमें स्क्रू लगाए जा सके, अपनी जरूरत के अनुसार चीजों में चेंजेस किए जा सकें। तो स्क्रू आसानी से लग जाते हैं, इसलिए हल्की और मुलायम लकड़ी होती है। और स्क्रू से कई बार क्या, हर बार ड्राइंग शीट भी लगानी होती है। ड्राइंग शीट लगाओगे ना, तो ड्राइंग शीट कसने के लिए हल्की और मुलायम लकड़ी की हमें जरूरत थी। और जो कौन सी होती है गाइस, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, मैसोनाइट। कैसी होती है? हल्की होती है, मुलायम होती है, ताकि स्क्रू से आप उसको कस पाओ। ठीक है। एक और इसकी विशेषता यह है कि ये गांठ रहित लकड़ी है। गांठ रहित लकड़ी का क्या मतलब है? इसमें गांठें नहीं होती। गांठें होंगी मतलब आपने लकड़ी देखी है ना, कई बार लकड़ी पर गांठें होती हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब मानो कि आपके पास फ्रेम है, आपने यहां पर अपनी ड्राइंग शीट लगा दी, ठीक है, टी स्क्वायर वगैरह लगा दिया, ठीक। अब आप इस पर ड्राइंग कर रहे हो, आप लाइनें खींच रहे हो, मानो कि आप वर्टिकल लाइन खींच रहे हो, फिर इस पर ड्राइंग कर रहे हो। अब यहां पर आ गई एक गाढ़ या छेद, और आपका जो पेन है या प्रकार है वो इसमें घुस गए, तो शीट फट जाएगी नहीं फट जाएगी? तो गांठ रहित लकड़ी होती है जिसमें कोई भी गांठ नहीं रहती। तो कैसी लकड़ी होती है? गांठ रहित लकड़ी होती है, मुलायम लकड़ी रहती है, ठीक है, ड्राइंग अच्छे से कर सके। अब यहां पर बात यह आती है कि जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिए। बहुत कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बच्चों से, और बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, घपला जाते हैं। तो गाइस, जो हमारी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई है उसकी बात करी जाए तो अधिकतम लंबाई कितनी होती है और न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? यहां पर दो बातें ये आती हैं कि अधिकतम लंबाई कितनी है और न्यूनतम लंबाई कितनी है। तो गाइस याद रखिए कि अधिकतम लंबाई होती है इसकी 1500 मिलीमीटर, mm। कितनी? 1500 mm। और न्यूनतम लंबाई होती है सर 500 mm। याद रहेगी कि अधिकतम लंबाई कितनी है 1500 mm और न्यूनतम लंबाई कितनी है 500 mm। ठीक है। चौड़ाई की अगर हम बात कर लें, चौड़ाई की अगर मैं बात कर लूं, फिर वही दो बातें, अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम चौड़ाई होती है गाइस
1000 mm। न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती होगी, आप सोचकर बताइए। न्यूनतम चौड़ाई होती है गाइस इसकी 350 mm। क्लियर है बात मेरी, क्लियर है बात मेरी। 350, 1000 mm से 350 mm सबसे लंबी बोर्ड की अगर हम बात करें, सॉरी, सबसे लंबा बोर्ड है हमारे पास 1500 mm का, और सबसे छोटा है 500। चौड़ाई, चौड़ाई 1000 mm से लेकर 350 mm, यहां तक की बात समझ में आई। अब इसकी बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे मोटाई की। बोर्ड मोटा भी तो होता है ना, आप देखो ये दिखाई दे रहा है मोटाई आपको, क्लियर हो गई बात। देखो ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये हो गई इसकी मोटाई। क्लियर है बात। तो मोटाई की भी दो बातें बनती हैं। सबसे बड़ा बोर्ड, बड़े बोर्ड की, बड़े बोर्ड की जो मोटाई होगी वो 25 mm होती है, और सबसे छोटे, अब बड़ा और छोटा भी बताऊंगा आपका, छोटे बोर्ड की मोटाई होती है 15 mm। ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, कोई काम आएंगी आपके। क्लियर है बात मेरी, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि काम आएंगी। ठीक। अब ड्राइंग बोर्ड की अगर हम बात करें, ड्राइंग बोर्ड की अगर बात करें, ड्राइंग बोर्ड को कैसे शो करते हैं, या ड्राइंग बोर्ड अपने साइज के अनुसार कितने टाइप के हैं, है ना, साइज के अनुसार कितने टाइप के हैं, या फिर क्या क्या नाम है उनके, तो D0, D1, D2, D3, ये चार तरीके के हमारे ड्राइंग बोर्ड पाए जाते हैं। इनका अगर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, थिकनेस का रेशियो की अगर बात करें, तो डी नोट जो है या डी जीरो जिसे कह सकते हो, D0 कह सकते हो, ये सबसे बड़ा बोर्ड है। ओके। और D3, इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स अ स्मॉलेस्ट बोर्ड, सबसे छोटा। तो माप भी इन्हीं के अनुसार हो जाएगी, सिंपल सी बात है। सबसे बड़े वाले की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा लंबाई कितनी थी बाबू, 1500। चौड़ाई कितनी थी, 1000। मोटाई कितनी थी, 25। तो सबसे बड़े वाले की साइज हो गई 1500 इंटू 1000 चौड़ाई इंटू 25 मोटाई। क्लियर हो गई बात मेरी, क्लियर हो गई बात मेरी। ठीक। तो इनका रेशियो कैसा है, D0 की अगर हम बात करें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो क्या माप है, क्या परिमाप है उसका, क्या परिमाप, इसको क्या बोलेंगे, परिमाप। दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ दिख रहा है, चले। D1 की अगर अब हम बात करें, D1 की अगर हम बात करें, तो D1 का साइज होता है 1750 इंटू 25। क्लियर हो कोई बात मेरी। D1 की अगर हम बात करें, तो 1750 नहीं है, 700 हुआ। क्लियर है। D2 और D3 की अगर हम बात करें, तो ऐसी बदलती जाएंगी चीजें, ऐसी बदलती जाएंगी चीजें। ये हो जाएगा, अगर जो यहां है वो यहां आ जाएगा, अगला हो जाएगा 500 इंटू 25। 25 नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, 15 होना चाहिए इसका। इसकी मोटाई होती है 15 mm। और सबसे छोटे वाले का हमें पहले से ही पता था, सबसे छोटे वाले की जो लेंथ थी, सबसे छोटी लंबाई कितनी थी गाइस, हमें पता है पहले से, सबसे छोटी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 500। तो 500, 350, 15 mm उसकी कितनी हो गई, मोटाई। तो दो की मोटाई 25 mm होती है, दो की मोटाई 15 mm होती है। ये है इनका परिमाप। क्या है सर इनका परिमाप, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन की बात करूं, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा।
देखिए, डी नॉट नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? डी नॉट की बात करें तो डी नॉट क्या है? सबसे बड़ा बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड हमारा, है ना। और डी नोट की अगर वो बात कर रहा है कि डी नोट जो है उसकी माप क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ड्राइंग बोर्ड नेम डी नोट। ठीक, 210 तो है ही नहीं कोई, 500 ना नहीं है, डी नोट सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 1500, 1000, 2500। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से है। ठीक है, चले आते हैं आप वापिस अपने ड्राइंग बोर्ड पे। तो ड्राइंग बोर्ड में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई। ड्राइंग बोर्ड में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताने की कोशिश की कि लकड़ी क्या होती है, नाप क्या होती है। ड्राइंग बोर्ड को सीधा अगर दिखाएं तो ड्राइंग बोर्ड सीधा कुछ ऐसे दिखता है। टी स्क्वायर लगाकर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमने यहाँ पर टी स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर आपको लाइनें खींचनी है ना, क्षैतिज लाइन खींचनी है, बन जाएगी। यहाँ पर आप अपना सेट स्क्वायर लगा दो और उसके बाद ऊर्ध्वाधर लाइन खींचोगे तो ऊर्ध्वाधर लाइन भी खींच जाएगी, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रंट साइड दिखाई दे जाएगी आपके आपके ड्राइंग बोर्ड की। अब यहां पर एक बात पॉइंट और है भाई, एक क्वेश्चन और यहां पे निकलता है कि ड्राइंग बोर्ड जो है उसके नीचे क्या लगाते हैं, उसके नीचे, ड्राइंग बोर्ड के नीचे क्या लगाते हैं? अब क्या लगाते हैं ड्राइंग बोर्ड के नीचे, तो पता होना चाहिए आपको। स्टैंड लगाते हैं, स्टैंड आंसर है, स्टैंड। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के नीचे क्या लगेगा, स्टैंड लगेगा। स्टैंड की अगर हम बात करें तो स्टैंड या तो लकड़ी का होगा या फिर मीडियम कार्बन स्टील का होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होगे, ये स्टैंड लगा हुआ है पूरा, लकड़ी का है फिलहाल इस वाले में तो बना हुआ। तो स्टैंड किस चीज का बनेगा गाइस, लकड़ी का बनेगा, मीडियम कार्बन स्टील या लकड़ी का बनेगा। इतनी बात मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आई होगी। एक और यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर एक और पॉइंट बनेगा आपका। जैसे कि अगर हम बात करें, ड्राइंग बोर्ड अपने स्टैंड पर यहां झुका हुआ है। आप देखोगे ड्राइंग बोर्ड जो रखा हुआ है, जैसे हम इस पर काम कर रहे हैं ना, ये हमारा वर्किंग टेबल है, और ड्राइंग बोर्ड और स्टैंड यहां पर झुका हुआ है, यानी ड्राइंग बोर्ड ऐसे झुका हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि ड्राइंग बोर्ड पर काम करते समय, ड्राइंग बोर्ड पर काम करते समय वो कितने एंगल पर झुका रहता है, कितने एंगल पर झुका रहता है, या हम काम करेंगे तो कितने एंगल डिग्री पर काम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री पर काम करते हैं झुकाकर, 20 डिग्री। यानी कि यहां पर ये जो एंगल है इनके बीच का, वो कितना है, क्लियर है। दैट्स वाई मैं वो इमेज लेकर आया हूं, आपको वहां से क्लियर दिखाई दे रही है कि 20 डिग्री के एंगल पर झुकाकर हम उसे काम कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। बैटन्स की बात करें तो मैंने आपको समझा दिया बैटन्स क्या होते हैं। ठीक है, लकड़ी के बने हुए हैं, वो भी खांचे, चीजें कसने के काम में आएंगे। ये लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, ये स्ट्रिप्स है बनी हुई। ठीक है, बॉटम और इबोनी बर्क एज मतलब उस साइड वाला काम है ना, जहां पर हम करते हैं। तो ये है ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग बोर्ड से जुड़ी हुई सारी चीजें। ठीक है, दिख रहा है क्लियर। चलो, मैंने आपको चौड़ाई वड़ाई सब बता दी, ड्राइंग बोर्ड बता दिया कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब ड्राइंग बोर्ड पर ये जो लगा हुआ है आइटम, है ना, ये क्या है, इसे हम कहते हैं गाइस टी स्क्वायर। तो अगला हमारा लिस्ट में देखो आप, अगला हमारा यही है, क्या है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर और ड्राइंग बोर्ड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट
टूल है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में, या जब कभी भी आप ड्राइंग कर रहे हैं, किसी शीट पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेजरली इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बाकी के टूल आना स्टार्ट होंगे। तो अब हम बात करेंगे गाइस टी स्क्वायर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम का टूल हमारा रहने वाला है। तो चलते हैं टी स्क्वायर के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। मैं दिखा देता हूं आपको टी स्क्वायर की शक्ल कैसी होती है। टी स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, हल जैसा, है ना। ये फिलहाल लकड़ी का बना हुआ है ना। आजकल तो मॉडर्न टी स्क्वायर्स आ गए हैं, फाइबर वगैरह के, ग्लास वगैरह के बने रहते हैं। तो यहां से बात उठती है, जैसे कि टी स्क्वायर है, इसकी ये वर्किंग एज है। यहां पर ये जो लगे हुए हैं इन्हें, ये हैं हमारे स्क्रू, या स्क्रू के लिए स्पेस। कितने स्क्रू लगते हैं? 3 से 5 स्क्रू लगते हैं। कितने स्क्रू लगते हैं? 3 से 5 स्क्रू लगते हैं। गर्मी हो गई भाई। तो जो हमारा वर्किंग एज टी स्क्वायर का है, या टी स्क्वायर है, काहे का बना होता है? एबोनाइट का बना हुआ। किस चीज का बना होता है गाइस? एबोनाइट का बना होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। रुकेंगे एक सेकेंड। ओके। तो टी स्क्वायर हमारा किसका बना होता है? एबोनाइट का बना होता है। अब टी स्क्वायर की अगर बात करें, टी स्क्वायर कितने डिग्री एंगल पर झुका रहता है? सॉरी, यहां पर या तो एक क्वेश्चन ऐसा उठ सकता है, या ऐसे टी स्क्वायर की दोनों भुजाएं जो है, जैसे कि ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ये एक दूसरे को कितने एंगल पर काटते हैं? देखो आपके सामने बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहते हैं। जैसे कि एक साइड ये है, टी स्क्वायर कुछ ऐसा सा रहता है, ठीक है। और ये ऐसे हो गया, और वर्किंग एज हो गई इसकी कुछ इस तरह। यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर अपने स्क्रू लगाने के लिए जगह, स्क्रू से ही फिट किया जाता है, वरना हिलेगा, है ना। अगर हमें हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, तो वो तो हम स्केल से भी खींच सकते। टी स्क्वायर की, तो टी स्क्वायर की जरूरत इसलिए है कि फिक्स रहता है। ये स्केल इधर उधर भागेगा, दोबारा खींचनी है सेम, तो बनेगा नहीं काम। तो इसलिए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को कस दिया जाता है उस पर, ठीक है ना। तो उसने पूछा अगर आपसे कभी भी टी स्क्वायर की दोनों भुजाएं आपस में कितने डिग्री एंगल पर झुकी रहती हैं, तो 90 डिग्री एंगल पर झुकी रहती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपको पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए दोनों भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर झुकी रहती हैं एक दूसरे से, ठीक है। इतनी बात। अब टी स्क्वायर की लंबाई, या टी स्क्वायर की लंबाई की बात करें, तो जैसे कि अभी हमने बोर्ड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही टी स्क्वायर के नाम क्या क्या होते हैं? टी नॉट, T1, T2 और T3। अब टी स्क्वायर की लंबाई की बात करेंगे, लेंथ ऑफ टी स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो लंबाई है, ये उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी बोर्ड की लंबाई है, क्योंकि अगर ये छोटा हुआ, तो अब आपने पूरे पे लाइन खींचनी, तो छोटा रहेगा, तो इसकी लंबाई, तो सबसे ज्यादा लंबाई बोर्ड की कितनी होती है हमें ऑलरेडी पता है, 1500 mm। तो टी स्क्वायर की भी सबसे ज्यादा अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? 1500 mm हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि अरे सोचने वाली बात है। आपका बोर्ड है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, देखिए ये है। अब इस टी स्क्वायर, इसकी बोर्ड की लंबाई है, मान लेते हैं बोर्ड की जो लंबाई है वो 1500 mm है, और टी स्क्वायर आपने लगा दिया जो सिर्फ 1000 mm का है, यहां तक ही आ रहा है। अब अगर आपने लाइन खींचनी है पूरे पे, पूरी ड्राइंग शीट लगा दी आपने, और आपको यहां से यहां तक लाइन खींचनी है, कैसे खींचोगे? आपका तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो इतनी लाइन कैसे खींचोगे?
तो पूरी लंबाई तक आना चाहिए ना। तो अब अगर सबसे लंबा ड्राइंग बोर्ड 1500 mm का है तो सबसे लंबा टी स्क्वायर भी कितने mm का होगा, 1500 mm का ही होगा। क्लियर हुई बात। तो सबसे लंबा टी स्क्वायर कितने mm का होता है, 1500, 1500 mm। ये बात आप याद कर लीजिए। T1 की अगर बात करें तो 1000 mm। ठीक, T1 की बात करें तो 1000 mm। T2 की बात करें तो 700 mm, 700 mm। और लास्ट T3 की अगर बात करें तो 500 mm। ये हैं चार अपने टी स्क्वायर। मुझे बताइए अब इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं। ठीक है, टी स्क्वायर की अगर बात करें, इस वाले हिस्से को ब्लेड कहते हैं, लिखा ही है आपके सामने देखिएगा। ये आपका वर्किंग एज है जिस पर आप काम करोगे लगाने के बाद। अबे लाइन यहीं से तो खींचोगे ना, यहां से खींचोगे या यहां से खींचोगे तो वर्किंग एज हो गया। और इस वाले फट्टे को हम कहते हैं स्टॉक। मैंने अभी बताया एबोनाइट का बना होता है, किसका बना होता है, ये एबोनाइट का। अच्छा, ये वाली और ये वाली कितने डिग्री पर झुकी रहती है एक दूसरे से, 90 डिग्री पर झुकी रहती है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, चले। और ये भी पूछ सकता है वो कि टी स्क्वायर से आपकी जो ड्राइंग शीट है आप उस पर कैसी लाइंस खींचेंगे। तो उस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे। कैसी लाइंस खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, से क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। टी स्क्वायर कैसी लाइंस खींचने का काम आता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने का काम आता है, जिसे हम हिंदी में क्षैतिज रेखाएं कहते। क्लियर हुई मेरी बात, हुई होगी क्लियर। ठीक, स्क्रू कितने रहते हैं, 3 से 5। तो ये दो तीन चीजें थी जो हमें टी स्क्वायर के बारे में पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग शीट पर टी स्क्वायर कैसा दिखाई देगा आपके सामने है, देख सकते हैं आप। ये हम काम कर रहे हैं, ये क्या हो गया हिस्सा, ब्लेड, अभी बताया था। ये हो गया आपका वर्किंग एज। ये लगे हुए हैं आपके स्क्रू। मैंने बताया कितने स्क्रू होते हैं, देखो इसमें कितने स्क्रू लगे हैं, 5। ठीक हो गया। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कितने डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। तो एक एक एमसीक्यू तैयार करवा दूंगा तुम्हारा, पढ़ा पढ़ा के। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा करने की, ठीक है। लेकिन सर क्लास को पूरा देखना पड़ेगा आपने। तो इस तरीके से आपका पूरा टी स्क्वायर काम करेगा लाइंस खींचने के। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लाइन खींचनी, कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है, तो मैं इस तरीके से इसको लगा के लाइन खींच दूंगा। अब आप कहोगे कि क्षैतिज रेखा तो खींच ली, ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन कैसे खींचे। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। और हमारा गाइस नेक्स्ट टूल क्या है, नेक्स्ट टूल है हमारा सेट स्क्वायर। जैसे हम बचपन में अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। सेट स्क्वायर कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। 2 सेट स्क्वायर आपने देखे थे, हाँ स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा यूज हुए नहीं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो 2 तरीके के होते हैं हमारे सेट स्क्वायर, देख सकते हो आप, ये लंबा वाला है और ये छोटा वाला। इनके जो नाम है वो इन पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इस वाले को कहते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री। और ये क्योंकि 45 ही बनाता है तो इसे कहते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। 2 सेट स्क्वायर हमारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ से, ये 60 का होता है और ये 90 होता है। ये 45 बना रहा है, ये 90 है ही। ठीक है, तो इसे कहते हैं 30-60 या 60-30 सेट स्क्वायर। इसे कहते हैं 45 डिग्री सेट स्क्वायर। नाम इसके सामने ही स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, दिख नहीं रहे होंगे तो मैंने लिख दिए हैं आपके सामने, इतनी कोई हाय तौबा है नहीं।
सेट स्क्वायर की अगर बात करें तो सेट स्क्वायर 15 डिग्री के गुणज 15 डिग्री के गुणज के कोण बनाता है। कोण नापने के काम नहीं आता है, नापने के लिए चांदा पढ़ा है हमने, प्रोटेक्टर अपना, उसकी यूज होता है। या ये 15 डिग्री के गुणज यानी कि 15 डिग्री एंगल के मल्टीपल्स, गुणज का मतलब है मल्टीपल के एंगल बनाने के काम में आता है। यानी कि हमें लाइन खींचनी है और मुझे लाइन खींचनी है 75 डिग्री पे झुकी हुई, तो 75 15 के टेबल में आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है, सेट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो सेट स्क्वायर कैसी रेखाएं खींचने का काम आता है। सेट स्क्वायर जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के काम आता है। कैसी रेखाएं खींचने का काम आता है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है वो भाई, ठीक है चलो हो गया ठीक। ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के काम आता है टी स्क्वायर के साथ। जैसे कि मैं शायद इमेज लाया तो था, कहीं मिस हो गई है। ये अपना सेट स्क्वायर लगा दिया आपने, ठीक है, ये सेट स्क्वायर लगा दिया आपने। आपने ऐसी लाइन खींचनी है, मैंने आपको बता दी, सिंपल है, खींच दोगे। लेकिन अब आपने वर्टिकल लाइन खींचनी है। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, वर्टिकल लाइन खींचने के लिए अब आपने सेट स्क्वायर रखा, मानो कि लंबा वाला रख दिया। ठीक है, आपको जैसी, मैंने तो सिंपल रख दिया, आपको अब जैसी लाइन खींचनी है वो आप इसको हेल्प से खींच सकते। क्लियर हो गई होगी मेरी इतनी बात, आप लोगों के समझ में आई होगी अच्छे से। चलें, तो 75 डिग्री की अगर लाइन खींचनी है मैंने, कैसी, 75 डिग्री की अगर लाइन खींचनी है सेट स्क्वायर की, मैंने कहा ना 15-15 डिग्री के एंगल, मल्टीपल के एंगल में लाइनें खींचने का काम आता है। तो अब अगर मैंने मान लीजिए 75 डिग्री का खींचना है, मैं आपको यहां से समझाता हूं, इनकी हेल्प से बताता हूं। दो साइड स्क्वायर है, इसका ये है 30 डिग्री और इसका ये है 45 डिग्री। ठीक है ना, अब मुझे खींचनी है 75 डिग्री की लाइन, तो सबसे पहले मैंने कर्व बना लिया 90 डिग्री पे, है ना। अब मुझे 75 डिग्री की लाइन खींचनी है, तो सबसे पहले मैंने इसको लिया, सबसे पहले मैं 30 डिग्री वाले को ले लेता हूं। फिर कैसे, मैं क्या करने वाला हूं, मैं अगर 30 और 45 को जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो पहले 30 रख दूंगा, उसके बाद 45 रख दूंगा, बन जाएगा। कैसे, 30 की ये वाली साइड रख दी मैंने, ये कितना बना देगी, 30 डिग्री। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। ठीक, और इस पर अब मैंने रख दिया 45, ऐसे करके वो वाला, उसकी ये वाली साइड रख दी, सॉरी। तो ये साइड कितनी हो जाएगी इसकी, 45, है ना। अब दोनों को आप जोड़ दोगे कितना बन जाएगा सर, 75 डिग्री का एंगल ये बना देगा। अब यहां से अगर आपको 15 का बनाना होगा ना, वो भी बन जाएगा। देखो ये पूरा 90 है, ये पूरा सिस्टम कितने का है, 90 का है। 90 में से ये कितना निकाल दिया आपने, 75, तो बाकी बचा हुआ यहां से यहां तक बचा हुआ कितना हो जाएगा। पूरे सिस्टम को अगर इधर लगा देंगे तो बाकी बचा हुआ यहाँ पर 15 डिग्री का बन जाएगा। फिलहाल मैंने इधर की तरफ दिखा दिया आपको 15 डिग्री। तो साइड स्क्वायर कुछ इस तरीके से काम करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं साइड स्क्वायर। आपको क्योंकि परिचय देना था, मैंने इंट्रोडक्शन करवाना था, इसलिए आपको बता दिया। वर्टिकल लाइन खींचने के काम आता है, तो अगर कभी भी वो पूछ लेता है कि वर्टिकल लाइन खींचने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में वर्टिकल लाइन खींचने के लिए किस टूल का, किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, दैट इज सेट स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। सेट स्क्वायर के बाद आगे बात करें अगर हम लोग, तो क्या है हमारे पास, सेट स्क्वायर के बाद है हमारे पास प्रोटेक्टर, यानी कि चांदा। चांदा चांदा हम सारे लोग जानते हैं, चांदा बचपन से देखते हैं चांदा।
कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके से हमारा चांदा दिखाई देता, हाँ दिख रहा है। ठीक है, सिंपल चांदे के बारे में बहुत कुछ है भी नहीं जानने के लिए, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सेट स्क्वायर कोण बनाने के काम आता है, इससे कोण नापने के काम आता है ये मोस्टली। तो कोण नाप सकते हो आप या बना सकते हो। अगर चांदे प्रोटेक्टर की बात करें तो प्रोटेक्टर कोण कैसा बनाता है? प्रोटेक्टर के द्वारा बनाए गए कोण रेडियन में नापे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टर कैसे कोण बनाता है? रेडियन कोण बनाता, ये आपको पता होना चाहिए। डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री में सेट स्क्वायर बना ही रहे थे, 15 के गुणज में बना रहे थे वो। ये 15 के, इसमें तो आप कुछ भी बना लो, इसमें तो 10 बना लो, है ना, इसमें आप 32 बना लो। ठीक, अगर हम बात करें यहां से यहां तक 5 डिग्री हो गया, तो ये जो सिंगल वाला है ये कहलाता है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के डिफरेंस पर होते हैं ये। पूरा 180 डिग्री है, दोबारा रख दोगे 360 भी बना देगा। किस तरीके की आकृति है? किस तरीके की आकृति? अर्ध गोलाकार आकृति। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं वैसे इतना आसान, फिर भी मैंने आपको बता दिया कैसी आकृति है। 15 डिग्री की आकृति है। प्रोटेक्टर के थ्रू हम 360 डिग्री तक के कोण बना सकते हैं। हम ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया कि कहां तक के कोण बना सकते हैं, 360 डिग्री तक के कोण बना सकते हैं। कोण काय में बनाए जाते हैं? रेडियन में बनाए जाते हैं। एक और चीज बताऊं मैं इसमें, एक और चीज अगर वो पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है? मानो कि ये कितना है, 30 डिग्री है, और ये कितना है, ये भी 30 डिग्री है। इसकी बात करें तो ये इधर से इधर बन रहा है कोण, और इसकी बात करें तो ये इधर से इधर बन रहा है कोण। इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हो इसमें। वो चित्र दे देगा और फिर पूछेगा कि कोण इस वाले में कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणावर्त। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा, तो हमें पता है घड़ी के चलने की दिशा क्या है ऑलरेडी, है ना। तो आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, दक्षिणावर्त को है ना वामावर्त कर देते हो, वामावर्त को दक्षिणावर्त। तो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त हो गया आपका। और अगर इस वाले की हम बात करें तो ये क्या है गाइस? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। ठीक, तो कोई भी एंगल आप प्रोटेक्टर से तो बना ही सकते हो ना। प्रोटेक्टर आसानी से सारे एंगल बनाने के आपके काम आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? प्रोटेक्टर के बाद अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टर के बाद हमारा है नेक्स्ट फ्रेंच कर्व या फ्रेंच कवर। फ्रेंच कर्व या फ्रेंच कवर आपने शायद बचपन में ना देखा हो, इंजीनियरिंग के टाइम पे शायद देखा हो, मुझे लगता नहीं कि उतनी ज्यादा उम्मीद है नहीं आप लोगों से। कुछ है नहीं, ऐसा सही दिखता है, और कुछ बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए भी नहीं है, क्योंकि कर्व है इसके नाम में। तो ये कैसी रेखाएं खींचने के काम आता है? कर्व रेखाएं खींचने के काम आता है, यानी गोलाकार। सीधी सीधी रेखाएं तो साइड स्क्वायर से खींच रहे हो ना। कर्व रेखाएं खींचने के लिए, अर्ध गोलाकार या गोलाकार रेखाएं खींचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। कैसा दिखता है? ऐसा। साइड स्क्वायर के अंदर शायद आपने देखा हो, देखो साइड स्क्वायर के अंदर भी कर्व लगे हुए और प्रोटेक्टर चांदे लगे हुए आते हैं। फिलहाल फ्रेंच फ्रेंच स्क्वायर की अगर हम बात करें तो फ्रेंच स्क्वायर से डायरेक्ट क्वेश्चन वो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि किस तरीके की रेखाएं खींचने का काम आता है। तो हमें पता होना चाहिए फ्रेंच स्क्वायर घुमावदार या कर्व रेखाएं, घुमावदार रेखाएं खींचने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? घुमावदार रेखाएं खींचने के लिए हम फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंच कवर भी कहते हैं। टेम्पलेट्स की बात करें अगर, नेक्स्ट जो टूल हमारा टेम्पलेट्स का है, इसमें कुछ है नहीं पढ़ने पढ़ाने जैसा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट्स कैसा दिखता है। हाँ, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। विभिन्न आकृतियां बना सकते हो, स्क्वायर बना लिया, अलग अलग आकृतियों के गोले बना लिए, पंचभुज बना लिया, छठभुज बना लिया। इस तरीके से आप चीजें बना सकते हो अपने टेम्पलेट का यूज करके। कुछ खास क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है टेम्पलेट से जो इसमें पढ़ाए जाए। अगर टेम्पलेट के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा स्केल।
स्केल थोड़ा सा ठीक है, स्केल से कुछ चीजें पूछ ली जाएंगी। क्या क्या पूछ लेगा वो स्केल से मैं दिखाता हूँ। पहले तो आपको स्केल, नटराज का बढ़िया सा हंसू सा एक स्केल आपके सामने है, ठीक है। स्केल भी वैसे रेखा खींचने के लिए काम आता है। कैसी रेखाएं खींचने का काम आता है? लीनियर रेखाएं खींचने का काम आता है। तो अगर वो आपसे पूछता है कि स्केल का यूज करके आप कैसी रेखाएं खींचते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर रेखाएं या लीनियर माप लेने के काम में आता है। माप भी ले सकते हो और रेखा भी खींच सकते हो। तो कैसी माप ले सकते हो आप? लीनियर माप लेने के काम आता है स्केल हमारा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें और क्या क्या बता सकते हो आप इसमें? दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच की सीधी माप, दो बिंदुओं के बीच की सीधी माप मापने के भी काम हमारा ये स्केल आता है, ठीक है। अगर रेखा की बात करें, या कैसी रेखा खींच सकते हैं हम इससे? रेखीय या लीनियर रेखा खींच सकते हैं। सीधी माप किसका बना हुआ होता है? फाइबर का बना हुआ होता है, ठीक है। बना हुआ किसका है? फाइबर का बना हुआ है। एबोनाइट का भी बना हुआ आते हैं। तो फाइबर और या एबोनाइट का बना हुआ आपका स्केल होता है। अब यहां पर हम बात करें अगर कि किसी दिए गए स्केल से, इसको हटा देता हूं पहले तो, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। किसी दिए गए स्केल से, है ना, अधिकतम या अल्पतमांक किसी स्केल का लीस्ट काउंट क्या होती है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल? लीस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटी माप, सबसे छोटी रेखा आप किस माप की खींच सकते हो, उसे हम लीस्ट काउंट या अल्पमान या अल्पतमांक कह सकते हैं। तो किसी भी स्केल से आप सबसे छोटी रेखा 0.5 mm या फिर 1/64 इंच की खींच सकते हो। ये याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अल्पतमांक क्या है। किसी भी स्केल की लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कितनी होती है? तो क्या बताएंगे आप? 0.5 mm। अल्पतमांक का मतलब है किसी स्केल से आप सबसे छोटी रेखा कितनी बड़ी, किस माप की खींच सकते हो, बना सकते हो, तो वो है 0.5 mm। पता होना चाहिए आपको। तो लीस्ट काउंट मैंने आपको बता दी। यही बस पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा कि स्केल किसका बना होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्केल किस किस चीजों का बना होता है? या तो एबोनाइट का बना होगा, ठीक है। काउंट मैंने आपको बता दी 0.5 mm। या फिर आप ब्रिटिश काउंट में अगर बात करें, है ना, ब्रिटिश काउंट में अगर आप बात करें या ब्रिटिश प्रणाली में बात करें, तो कितनी है? 1/64। ये किस में है? ब्रिटिश प्रणाली। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी भी दिए गए किसी भी स्केल से या किसी भी स्केल की ब्रिटिश प्रणाली में अल्पतमांक कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 1/64 इंच। ये जो दो बिंदु लगा दी मैंने, इंच बता रहे हैं। और वैसे 0.5 mm जो स्टैंडर्ड है हमारा, उसको कन्वर्ट कर दिया इंच में, तो ठीक हो गया। स्केल के बाद अगर हम देखें तो भाई हमारे पास स्केल के बाद क्या है? स्केल के बाद है हमारे पास कंपास, जिसे हम प्रकार भी कहते हैं, या डिवाइडर, जिसे हम विभाजक भी बोलते हैं। तो प्रकार और डिवाइडर से खूब खेला है हमने बचपन में, है ना। पहचान रहे हैं इसे?
घोपने का काम आता था बचपन में, और तो कोई यूज किया नहीं इसका। ये पेंसिल वाला हो गया भाई, पेंसिल लगा के गोला गोला खींच लिया। और जो अपन यूज करते हैं हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। निब है यहाँ पर ये। निब के बारे में बात करें, कितनी मोटाई की होती है, कहां से कहां तक रहती है। फिलहाल तो अगर प्रकार कंपास की बात करें, विभाजक की बात करें, पता ही है हमें, गोला खींचने के काम आता है, ठीक है ना, गोला खींचने के काम आता है। निब की अगर ये बात करें, जो निब मैंने बताई, ये वाली निब, ये जो निब मैंने आपको बताई, क्रोमियम स्टील की बनी हुई होती है। देख नहीं रहा लेकिन स्टील लिखा है। ठीक है, क्रोमियम स्टील की बनी हुई होती है निब। और या माइल्ड स्टील भी कह सकते हो, या डिवाइडर की बात करें तो डिवाइडर जो होता है हमारा, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। जिसे आप मृदु, अबे यार, मृदु स्टील भी कह सकते हो। मृदु मतलब मुलायम, माइल्ड मतलब भी वही मुलायम। तो हिंदी में बता दिया मैंने, मृदु स्टील का बना हुआ होता है। दिखने में हाँ थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन होता माइल्ड माइल्ड स्टील है। या लो कार्बन स्टील भी कह सकते हो इसे। ठीक है, निब पर आते हैं। फिलहाल निब की बात कर रहे थे, निब पर आते हैं। पेंसिल बिट या निब की जो लंबाई है वो 0.3 से 10 mm तक होती है। कितनी होती है? 0.5 mm से, 0.3 mm से, सॉरी, 0.3 mm से 10 mm तक की होती है। तो निब या पेंसिल बिट या निब की लंबाई, ये बात याद रखिए। सबसे बड़े प्रकार, सबसे बड़ा कंपास और सबसे छोटा कंपास की अगर हम बात करें, दो तरीके के होते हैं कंपास, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा और छोटे की अगर माप की बात करें, छोटा कंपास और बड़ा कंपास, तो दो तरीके के रहते हैं हमारे, छोटा और बड़ा। छोटा जो है 25 से 50 mm तक के गोला या माप के गोला खींचने के, या कह सकते हो डायामीटर 25 से 50 mm के डायमीटर के गोला खींचने का काम आता है। और बड़ा वाला 150 mm से ज्यादा के गोला खींचने के काम आता है, डायमीटर के गोला खींचने के काम आता है बड़ा वाला जो हमारा कंपास होता है। ठीक है, चाप बना सकते हो, यानी कि 150 mm तक का चाप या डायमीटर का गोला या फिर अर्धवृत्त चाप बना सकते हो। ठीक, तो छोटा कंपास और बड़ा कंपास दो तरीके के होते हैं, 25 से 50 और 150 mm तक के चाप आप बना सकते हैं बड़े वाले की हेल्प से। दो तरीके के आपके कंपास रहते हैं। कंपास के बाद अगर हम बात करें, तो कंपास के बाद मैं देख लू एक बार, देखो और भी है इरेजर। इरेजर में कुछ खास पढ़ने का है नहीं, सिंपल रबर जो होती है वही है ना। ड्राइंग पेंसिल, पेंसिल में काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन अभी क्या बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा लेक्चर। तो ड्राइंग पेंसिल और पेंसिल में थोड़ा बहुत है। बाकी के जो हमारे ये उपकरण है, बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है। एमसीक्यू जरूर मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में। जैसे कि फर्स्ट है, अभियांत्रिकी रेखा चित्र के 15 डिग्री के अंतराल पर
कोण बनाने में उपयोगी उपकरण याद ही होगा। व्हाट आर द टूल यूजफुल इन ड्राइंग एंगल्स एट 15 डिग्री इंटरवल्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। अभी बताया था, मुझे नहीं लगता सॉरी कि आप लोगों को टाइम देने की जरूरत है। अगर मैं फिर भी टाइमर लगा दूं एक 10 सेकंड का, तो देखते हैं कि क्या 10 सेकंड में आपको इसका आंसर पता होगा। 10 सेकंड होगा भाई, पेन गिर गया भैया। 15 सेकंड हो गए। तो आंसर है गाइस, लाइव क्लास होगी ना तब मजा आएगा, और लाइव क्लास तब तक नहीं हो पाएगी जब तक 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे नहीं हो जाते। मैंने एक और वीडियो में बताया था, क्योंकि तब तक हमें क्लास लाइव करने की परमिशन नहीं मिलेगी यूट्यूब की तरफ से। तो 1000 सब्सक्राइबर में थोड़ा सा गैप रह गया, वो जल्दी से अगर आप लोग पूरा करवा देंगे तो लाइव क्लासेस होने लगेंगी। लाइव क्लासेस में मजा आएगा। बैच पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, तो वो एक फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर में स्टॉक एवं ब्लेड के बीच का कोण, अभी बताया था मैंने, दोनों भुजाएं जो टी स्क्वायर है ना, ये है ब्लेड और ये है हमारा स्टॉक, तो इनके बीच का एंगल, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें भी ज्यादा समय व्यर्थ करने की, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चांदे का सामान्यतः आकार होता है, चांदा अभी मैंने बताया था प्रोटेक्टर, व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की जनरल शेप क्या होती है। तो अब मुझे पता ही है कि मतलब मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता ही है कि क्या आंसर होगा। तो अर्धवृत्ताकार होता है, हमें पहले से पता है कि हाफ सर्कुलर होता है। चांदा अभी तो बताया था, यही तो है, क्या बोलेंगे इसे, सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर शेप का होता है, यानी अर्धवृत्ताकार होता है। ड्राइंग बोर्ड बना होता है, व्हाट इज ड्राइंग बोर्ड मेड ऑफ, मैसोनाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कोण मापने में प्रयोग किया जाता है, चांदा। अब वैसे हमारा सेट स्क्वायर भी कोण मापने के काम में आता है, लेकिन सेट स्क्वायर के साथ एक प्रॉब्लम है, सेट स्क्वायर 15 डिग्री के इंटरवल्स पर ही कोण को नाप सकता है। हमें अब कोई भी कोण नापना है, मुझे 8 डिग्री का नापना है, तो क्या सेट स्क्वायर का यूज कर पाऊंगा, नहीं, परेशानी होगी और होगा भी नहीं। तो यूनिवर्सली चांदे का ही उपयोग किया जाता है कोण मापने के लिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सेट स्क्वायर, नहीं, सेट स्क्वायर तो 15-15 डिग्री के इंटरवल्स में नापता है ना, फंस जाओगे। तो चांदा हमारा आंसर बन जाएगा। अभियांत्रिकी रेखाएं अनेक प्रकार की हैं, अभियांत्रिकी रेखाएं मतलब इंजीनियरिंग लाइन। फ्रेंच कर्व से खींची गई रेखा इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से कैसी रेखाएं खींचते हैं, मैंने आपको बताया था, कर्व रेखाएं, फ्रेंच कर्व से ऊर्ध्वाधर सॉरी घुमावदार रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। चांदा एक साधन है जो नापने के लिए उपयोगी है, कोण डिग्री में, देखो वैसे हम नापते हैं डिग्री में, लेकिन चांदा बना रेडियंस में नापने के लिए ही है। स्टैंडर्ड आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है रेडियंस। चांदे से किस तरह के कोण नापेंगे आप, रेडियंस में जो कोण होंगे वो नापे जाएंगे, तो आंसर होगा रेडियंस, ठीक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं कि डी नॉट वाली जो ड्राइंग बोर्ड की माप है आपने कमेंट करके बताना है कि D3 वाले बोर्ड की माप क्या है। ऑलरेडी बता चुका हूं, पीछे से नहीं देखना है, आपको याद होनी चाहिए, अब तक इतना बार बता दिया कि इसकी माप क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था आई गेस। हाँ, तो ये थी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की पहली क्लास। अभी क्योंकि पहली क्लास है, थोड़े कुछ दिनों में फ्लो आ जाएगा, तो जो बीच बीच में चीजें हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने भी कुछ समय पहले ही पढ़ाया था, पढ़ा भी मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में ही था। खैर आई वॉज गुड इन दैट, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया है पढ़ाने के लिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ,
फर्स्ट क्लास थी। आपने कमेंट करके बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल पर नए आए थे तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट हमें थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट मिले आप लोगों की तरफ से और हम थोड़े से प्रेरित हो कि हमें आगे ही क्लास लेकर आनी है। अगर नहीं होगा ऐसा तो हम प्रेरित नहीं हो पाएंगे और ये बैच बंद हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसमें आगे की चीजों के साथ।